हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर हिंदी वर्णमाला। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट या एनी अदर एग्जाम हो आपका, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो डेफिनेटली वीडियो मोस्ट हेल्पफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो हिंदी वर्णमाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और सामान्य हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है आपका। यहीं से हमारी पूरी हिंदी की शुरुआत होती है, सामान्य हिंदी की। ठीक है, बिल्कुल की पॉइंट्स की बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक है, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी एक वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें पहले किसकी बात की जाए? स्वरों की बात की जाए, तत्पश्चात किसकी बात की जाए? व्यंजनों की बात की जाए। तो ऐसे व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला का मीनिंग क्लियर है, लेकिन जरा हिंदी में और भी पॉइंट समझते हैं कि कैसे हम लोगों को वर्ण के बारे में पता चला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले जो उत्पन्न हुई वो क्या थी? वो ध्वनि थी। ठीक है, और ध्वनि किस वाद्य यंत्र से उत्पन्न हुई? तो वो शिव भगवान के द्वारा डमरू बजाया गया, उससे ध्वनि उत्पन्न हुई। ठीक है, तो सबसे अगर पूछा जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, कि जो हमारी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इसी में यहाँ दिया है, देखिए ध्वनि के बाद क्या आया? वर्ण आया। ठीक है, ध्वनि के बाद क्या आया? वर्ण आया। वर्ण क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और अगर वर्ण के बाद बात की जाए हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, तो वर्ण के बाद भी क्या आता है? अक्षर आता है। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वर्ण और अक्षर क्या हैं? एक ही हैं, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी भिन्नता है, वो अभी आगे आने वाले पॉइंट में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अब कैसे कैसे ध्वनि से हम लोग वर्ण तक आए और उसके बाद हम लोग कैसे कैसे विकसित हुए नई नई चीज़ों में, ज़रा वो समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले वर्ण आया। ठीक है, यानी कि ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या आया? वर्ण आया। और वर्ण के क्या हुए? दो भेद हुए, पहला हुआ स्वर और दूसरा हुआ व्यंजन। ठीक है, जब इन्हीं वर्णों को हमने क्या किया? एक सार्थक रूप से इनको जोड़ा, इनका सार्थक समूह बनाया वर्णों का, तो किसकी उत्पत्ति हुई? शब्दों की उत्पत्ति हुई, अर्थात पदों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जब हमने शब्दों का सार्थक समूह बनाया तो फिर किसकी उत्पत्ति हुई? तो फिर वाक्य बने, और वाक्यों के माध्यम से ही क्या हुआ? भाषा का निर्माण हुआ। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। भाषा के भी कितने प्रकार हैं? भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। सारा जो यहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड है, बिल्कुल की पॉइंट्स है, एग्जाम रिलेटेड सारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आपके कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, अगला है वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के सार्थक रूप को क्या कहा जाता है? तो उसे शब्द कहा जाता है, या फिर आपको उदाहरण में मिल सकता है पद भी। ठीक है, शब्द को पद भी कह देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे सार्थक शब्दों का समूह। देखिए वर्ण से क्या बना? वर्ण के बाद आता है अक्षर, और वर्ण या अक्षरों को जब एक सार्थक रूप में एकत्रित किया जाता है तब बनता है शब्द, और जब शब्दों के समूह को एकत्रित किया जाता है तो क्या बनता है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखेंगे भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? देखिए प्रश्न कैसे भी आए आपका आंसर वाक्य रहने वाला है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य की। अब इसका मतलब क्या था? भाषा की सार्थक इकाई जरा समझेंगे। देखिए भाषा का आदान प्रदान करने वाली जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वाक्य कहते हैं, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर सार्थक इकाई वो क्या है? वो वाक्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति। यहाँ देखिए अभिव्यक्ति लिखा है। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का विनिमय, विचारों का भावों का, तो वो क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा के अंतर्गत ही तो हम क्या करते हैं? अपने भावों का, विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे जो की पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं। ये डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट वन जरा देखेंगे, अक्षर से छोटी इकाई है। देखिए कभी कभी आपका ये प्रश्न कई बार बनाए, मैं पहले आपको चैप्टर क्लियर करा दूं, उसके बाद मैं एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, समास और संधि। आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज सामान्य हिंदी, तो उसमें सारी वीडियोस अपलोडेड है। और बाकी प्रैक्टिस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी मैराथन सेशन, हमारे चैनल पारस क्लासेस पर, तो आप आराम से देखिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आगे कंटिन्यू वीडियो। अक्षर से छोटी इकाई है, देखिए अक्षर से भी जो छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं मैं आपको अंतर स्पष्ट कर दूं कि ध्वनि में, वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है। देखिए ध्वनि हम उसे तब तक कहेंगे जब तक वो मौखिक रूप से बोली जा रही है, ठीक है। उसे हम ध्वनि कब तक कहते हैं, जब तक वो मौखिक रूप से बोली जा रही है। जैसे ही हम मौखिक ध्वनि को क्या करते हैं, एक लिखित रूप देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक राम शब्द की क्या कर रही हूँ, एक राम शब्द को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब इस राम शब्द में आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से वर्ण हैं और क्या अक्षर हैं, तो आप देखिए इस तरीके से बता सकते हैं। अगर इस राम वर्ण में वर्ण की बात की जाए तो देखिए एक तो रा व्यंजन वर्ण है, उसके ऊपर आ स्वर की मात्रा लगी है, फिर मा व्यंजन वर्ण है, और फिर इस पे हिरस्वा की क्या लगी है, मात्रा। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द को उसकी मात्राओं के साथ भी क्या करना, विग्रह करना, वो तो कहलाता है वर्ण। उसमें मतलब शामिल होने वाला प्रत्येक वर्ण, चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उनको अलग अलग लिखना, वो तो होता है वर्ण। और जब किसी वर्ण को उसके स्वर के साथ लिखना, तो वो कहलाता है अक्षर, ठीक है। आई होप दोनों बातें क्लियर हैं आपको कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो देखिए जो चैप्टर है वो हमारा वर्णमाला है, तो सबसे शुरुआत करेंगे वर्ण से, ठीक है। वर्ण क्या था, तो वर्ण आपको पता चल गया, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर क्या हुआ, वर्ण के 2 भेद हुए, ठीक है। वर्ण के 2 भेद हुए, कौन कौन से भेद हैं जरा देखेंगे। वर्ण के 2 भेद हैं, सबसे पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन, ठीक है। यही एक प्रश्न और जो आपका बनता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला की अगर कुल वर्णों की बात की जाए तो वहाँ आपको उत्तर कितना लगाना है, 52 लगाना है, 52 लगाना है, ठीक है। सॉरी कितना लगाना है, 52, ध्यान रखेंगे अच्छे से। और अगर वहीं पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 52 में जब 52 पूछा जाए तब वर्गीकरण आए, तो स्वर तो बताने हैं 11 और कुल व्यंजन बताने हैं 41, तब जाके ये टोटल कितना होता है, तब जाके टोटल होता है 52। घबराने की कोई बात नहीं है। व्यंजन 41 कैसे हो गए मैम, हमने तो अभी तक 33 व्यंजन पढ़े हैं, तो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। पेशेंस के साथ बस वीडियो को देखते चलिए, सारे की पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर साधारण तौर पे बात की जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो जब भी आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आपको कितनी बतानी है, 11 बतानी है, ठीक है। और व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है, व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है 33, ठीक है। सामान्य रूप से स्वर कितने हैं, 11 हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जरा स्वर की परिभाषा जानेंगे। स्वर क्या है, देखिए स्वरों को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, स्वर की क्या परिभाषा आ सकती है, जरा समझेंगे। देखिए उच्चारण के समय वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय मुख द्वार खुला रहे। देखिए आप किसी भी स्वर का उच्चारण करें तो निश्चित रूप से स्वर का उच्चारण करते समय आपका जो मुख द्वार है, अर्थात आपका मुख है, वो क्या होगा, वो खुलेगा, ठीक है। मुख को बंद कर कर आप किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते। तो फर्स्ट की पॉइंट ये रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझेंगे जरा इसी में। स्वर एक ऐसी ध्वनियाँ हैं कि जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि वे ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा। तीसरी, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जा सकती हैं, वे भी क्या कहलाती हैं, वे भी स्वर कहलाती हैं। अब स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती हैं, इसका क्या मतलब था, इसका यही मतलब था क्योंकि इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए, इसलिए ये कैसे उच्चारित होती हैं, स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ भी क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे की पॉइंट, इसकी अगली परिभाषा, अगला पॉइंट इसका जहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उच्चारण बिना बाध्य यंत्रों के टकराहट के स्वतंत्र अवस्था में होता है। यानी कहने का क्या तात्पर्य वो समझेंगे। यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो मुख के भीतर बिना किसी बाध्य यंत्र के टकराहट के क्या होती हैं,
स्वतंत्र अवस्था में उच्चारित की जा सकती हैं, यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें उच्चारित होने के लिए किसी भी क्या है, टकराहट की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी वाद्य यंत्र से टकराहट की आवश्यकता नहीं होती। देखिए हमारे मुख के क्या हैं, उच्चारण भाग हैं कुछ, जैसे कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ठीक है, नासिका है। तो किसी से भी टकराहट की आवश्यकता नहीं होती इनसे जब इनको हम उच्चारित करते हैं तो, ठीक है। अगला देखेंगे, बिना किसी अवरोध के उच्चारित ध्वनियाँ, यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी अवरोध के उच्चारित की जा सकती हैं। डेफिनेटली इससे ज़्यादा की पॉइंट आपका है नहीं स्वर को लेकर, बस आपको मूल बात याद रखनी है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। और स्वरों की क्या कितनी संख्या है, स्वरों की 11 संख्या है, ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर है और कैसे कैसे आपसे पॉइंट्स बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी क्लियर है, ठीक है। जरा व्यंजन की बात करेंगे। देखिए व्यंजन, यहाँ व्यंजन की थोड़ी पहले परिभाषा की बात करेंगे कि जिसके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता हो, यानी कि क्या डेफिनेशन बनी, क्या पॉइंट बना, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में क्या हो, जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप कैसे भी कह सकते हैं इसी बात को कि स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बात वही है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि स्वतंत्र रूप में जो स्वर है वो अर्धमात्रिक होता है। जब भी अगर व्यंजन ध्वनियों की बात की जाए, ध्वनियों की ध्यान रखना, वो जब व्यंजन बन जाएगा तो उसमें स्वर शामिल हो जाता है। जब भी व्यंजन ध्वनियों की बात की जाए तो देखना उनके नीचे क्या लगा मिलेगा, हलंत लगा हुआ मिलेगा, और यही दिखाता है कि ये अपने किस रूप में है, अर्धमात्रिक रूप में है। हमें इनमें क्या मिलाना है, हमें इनमें स्वर को शामिल करना है, तब जाके ये पूर्ण व्यंजन वर्ण बनेगा, ठीक है। क्योंकि व्यंजन वही है जो स्वरों की सहायता के साथ बोला जाए, ठीक है। और जब तक ये अर्धमात्रिक रूप में है तब तक ये केवल ध्वनि कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा व्यंजनों को देख लेते हैं कि व्यंजनों की संख्या कैसे, तो मैं यहाँ आपको 33 बता रही हूँ, कैसे हमें 33 बतानी है और कैसे व्यंजन 41 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों बातों को हम यहाँ क्लियर करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। चलिए ज़रा मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है अभी। देखिए व्यंजन आपके 33 कैसे हैं, देखिए जो 33 हैं वो ये हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या हो गए, सबसे पहले 25 हो गए आपके कौन से व्यंजन, 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। अभी ये कौन कौन से क्या हैं इनकी सबकी डिटेल चर्चा होगी, अभी केवल आप संख्या समझ लीजिए, ठीक है। 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। 25 के बाद देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये चार आपकी क्या हैं, 4 तो हैं अंतस्थ और 4 हैं आपके ऊष्म। इन तीनों को मिलाकर आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 33। जब पूछे जाते हैं ना कि व्यंजन कितने हैं, 33 हैं, तो 33 में आपको ये बताने होते हैं 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, ठीक है। लेकिन अब बात की जाए कि 41 कैसे हो गए, तो और आगे समझ लेंगे। 4 तो हिंदी के संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं, उसमें 2 जुड़ जाते हैं आगत वर्ण और 2 जुड़ जाते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण, आगत व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो 33 यहाँ तक हो गए थे। अब आप काउंट कर लीजिए, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। इस तरीके से आपकी ये टोटल 41 व्यंजन होते हैं जब वर्णमाला की संख्या 52 होती है तब। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, सारे बुलेट पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो डेफिनेटली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीधे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।